वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अरस्तु से संबंधित इनके राज्यों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य संबंधी विचार देखे थे, ठीक है ना। तो अगर आपने और वीडियोस को ना देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए गए हैं उनको भी जो है शामिल किया गया है, तो ये आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट होंगे। राज्य या फिर संविधानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो राज्यों का जो सबसे पहले सुव्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण था, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो राज्यों का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किया है किसने? अरस्तु ने किया है। और यह वर्गीकरण इसने दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा जो है इसका नैतिक आधार है, ठीक है ना। तो एक संख्या के आधार पर, दूसरा नैतिक के आधार पर। नीचे आपको अभी एक टेबल मिलेगी, उस टेबल से आप इसको एकदम क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। संख्या के आधार पर का क्या अर्थ है? यानी कि प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। वो एक व्यक्ति है या फिर एक व्यक्ति समूह है या फिर एक जनतंत्र है, तो कौन इसका जो है प्रभुत्व शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, तो वो हो गया आपका संख्या का आधार। और इसके अंतर्गत तीन भेद किए गए हैं। या तो एक व्यक्ति का शासन होगा संख्या के आधार पर, या फिर कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, या फिर बहुसंख्यकों का शासन यानी कि जनता का शासन होगा, ठीक है। तो ये संख्या के आधार पर तीन भेद किए हैं। और नैतिक आधार पर दूसरा क्या है? नैतिक आधार का क्या अर्थ है? यानी कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस उद्देश्य से वो शासन कर रहे हैं, ये इनका नैतिक आधार है, ठीक है ना। यानी कि आपका स्वाभाविक रूप सामान्य हित के आदर्श पर कार्य करना है, ठीक। या विकृत रूप क्या है? तो विकृत रूप जो है ये शासक वर्ग का स्वयं के हित में कार्य करना है। तो देखिए जो नैतिक आधार है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका इसका स्वाभाविक रूप है, यानी कि स्वाभाविक रूप क्या है? यानी कि जो सामान्य हित में जो है शासन करेगा, आदर्श कार्य करेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? विकृत रूप है। विकृत रूप में क्या करेगा? जो शासक वर्ग होगा वो स्वयं के हित में अपना जो है कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है राज्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपके राज्यों का वर्गीकरण है, इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो अभी आप यहाँ पे समझ लेंगे। तो संख्या के आधार पर देखिए एक व्यक्ति का शासन या फिर अल्पसंख्यकों का शासन यानी कि कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन। और नैतिक आधार क्या है? नैतिक आधार आधार में आपका एक स्वाभाविक रूप है, दूसरा आपका उसी का विकृत रूप है। तो अगर एक व्यक्ति का शासन एक तंत्र या फिर राजतंत्र है तो ये स्वाभाविक रूप है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरस्तु के जो है राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर एक तंत्र का विकृत रूप क्या है? तो एक तंत्र का जो विकृत रूप होगा वो होगा आपका निरंकुश तंत्र, ठीक है ना। उसी तरह से जो अल्पसंख्यकों का शासन या फिर कुछ व्यक्तियों का शासन है, उसे जो है जो आपका उसका स्वाभाविक रूप है वो है आपका कुलीन तंत्र या फिर अभिजात्य तंत्र। इसको जो है अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और इसका जो आपका विकृत रूप है यानी कि कुलीन तंत्र का जो विकृत रूप है उसे वर्ग तंत्र या फिर धनिक तंत्र कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बहुसंख्यकों का शासन यानी कि जनता के शासन से संबंधित है ये। बहुतंत्र के शासन का जो आपका स्वाभाविक रूप है वो क्या है? तो वो है आपका बहुल तंत्र या फिर संवैधानिक तंत्र। इसी को जो है किस क्या कहा है? पॉलिटी कहा है। किसने? अरस्तु ने। और इसे रेड कलर में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी को जो है अरस्तु सबसे अच्छा तंत्र मानता है, ठीक है ना। पॉलिटी को जो है सबसे अच्छा तंत्र मानता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसी से पूछे जाते हैं कि अरस्तु के अनुसार जो है कौन सा सबसे जो है अच्छा जो है राज्य होगा, ठीक है ना। तो ये आप पॉलिटी आप याद रखेंगे। इसे बहुल तंत्र या फिर संवैधानिक तंत्र कहते हैं। ये आपके बहुसंख्यक का स्वाभाविक रूप है, ठीक है। और इसका जो विकृत रूप होता है वो है आपका भीड़ तंत्र या फिर लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी नाम दिया है किसने? अरस्तु ने, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी को जो है इसने विकृत रूप दिया है बहुसंख्यक शासन का, जबकि पॉलिटी को जो है यानी कि संवैधानिक तंत्र को इसने जो है स्वाभाविक रूप दिया है। और अरस्तु के हिसाब से यही सबसे बेस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे अरस्तु जो है बहुल तंत्र या फिर संवैधानिक तंत्र को वरीयता देता है। तो अरस्तु किसको वरीयता देता है? तो वो वरीयता देता है पॉलिटी को। तो अधिकतर आपसे एग्जाम में पॉलिटी शब्द ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुल तंत्र ये सब नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पॉलिटी। तो अरस्तु किसको जो है आपका वरीयता देता है? तो वो देता है आपके पॉलिटी को वरीयता देता है। पॉलिटी यानी कि संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। ऐसा किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। और ये कथन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका पॉलिटी है
या संवैधानिक जनतंत्र ये अधिक अस्थायी व्यवस्था है, इसमें जो है क्रांति की संभावना कम रहती है, ऐसा कहा है किसने? अरस्तू ने। और अरस्तू इसी को वरीयता देता है। ठीक, तो ये आपके राज्यों का वर्गीकरण आपने देखा। अरस्तू ने भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का नाम दिया है। तो ये आपका भीड़ तंत्र आपने यहाँ पे देखा, इसको जो है यानी कि बहुल तंत्र यानी पॉलिटी का जो आपका विकृत रूप था, इसको जो है डेमोक्रेसी को बताया है किसने? अरस्तू ने। तो भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी का नाम दिया और बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जो आपका प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग है वो आपके पॉलिटी, उस समय उसने पॉलिटी के रूप में किया था, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो आपका प्रजातंत्र यानी कि जो आपका डेमोक्रेसी है वो उस समय जो है अरस्तू ने जो प्रयोग किया था वो पॉलिटी के रूप में किया था, ठीक है, यानी कि उसका स्वाभाविक रूप, बहुसंख्यकों की शासन का स्वाभाविक रूप, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अरस्तू का मानना है कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, यानी कि जो है पॉलिटी से ये कभी जो है इसमें डेमोक्रेसी में चला जाएगा, ठीक है ना, और एक तंत्र से क्या हो जाएगा? कुलीन तंत्र में जाएगा, अभिजात्य तंत्र में जाएगा, इस तरह से ये बदलता रहता है। तो अरस्तू का ये भी मानना है कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं, यानी कि बदलती रहती हैं। अब देखते हैं अरस्तू के कुछ संविधान संबंधी विचार को। अरस्तू के अनुसार संविधान क्या है? तो संविधान जो है ये राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। तो नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान किए जाएंगे और राज्य के क्या कार्य होंगे, ये कौन निश्चित करता है? ये निश्चित करता है संविधान। किसके अनुसार? अरस्तू के अनुसार, ठीक है ना। तो ये कथन आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे संविधान क्या करता है? राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। किसने कहा? अरस्तू ने। राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए, नागरिकता संबंधी अधिकार किन्हें और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उत्तर इसने अपने संविधान विषयक धारणा में दिया है। तो जब आप नागरिकता संबंधी आपका धारणा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसको जो है अरस्तू ने नागरिकता दी है, किसको नहीं दी है, ठीक है ना। अरस्तू के अनुसार जो आपका संविधान है ये राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है। सर्वोत्तम सत्ता का निवास जो है कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका संविधान निर्धारित करता है अरस्तू के अनुसार। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है, यानी कि कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य कार्य कर रहा है, ये कौन स्पष्ट करेगा? संविधान। संविधान के आधार पर ही राज्य का निर्माण अथवा अंत होता है, ठीक है ना। अरस्तू के अनुसार ये सारी बातें हैं। राज्य का सार अथवा अति आवश्यक आधार क्या है? तो ये संविधान है। तो राज्य का सार क्या है अरस्तू के अनुसार? तो ये संविधान है। या फिर अति आवश्यक आधार राज्य का क्या है? तो वो भी आपका संविधान है। और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप बदल जाता है। तो अगर आप संविधान में परिवर्तन करोगे तो आपके राज्य का रूप यानी कि स्वरूप भी उसका बदल जाएगा। अरस्तू की संविधान संबंधी धारणा सर्वप्रमुख विशेषता, उसके द्वारा राज्य, संविधान और दल को एक रूप मान लेना है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन जो है राज्य, संविधान और दल को एक रूप मान लेता है? तो वो है आपका अरस्तू, ठीक है ना। तो अरस्तू के संविधान संबंधी धारणा की सर्वप्रमुख विशेषता है कि वह राज्य को, संविधान को और दल को जो है एक रूप मान लेता है। तो ये हमारा राज्यों का वर्गीकरण था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करेंगे। आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो की अगर रीच नहीं होगी तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा आगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।